हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटव। आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझने वाले हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितने टाइप में बांटी हुई है यह भौगोलिक विद्ताओं ने, और हम उसकी स्थिति को बड़े सरलता से, बड़े सीधे रूप से समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते हुए नोट भी करते जाइए। हम देखने वाले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो बेसिकली मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 3 भागों में डिवाइड की है। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं, और इन 3 भागों में भी छोटे छोटे भागों में मध्य प्रदेश की 7 ऐसी भौगोलिक स्थिति जिनमें मध्य प्रदेश की स्थिति को बांटा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति जो 7 भागों में बांटी हुई है, ये विभाजन से पहले कुछ 9 स्थिति हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो विभाजन के बाद 2 स्थिति या 2 भौतिक जो पठार है, जो भौतिक रूप है मध्य प्रदेश के, ये छत्तीसगढ़ के साथ अलग हो गए। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 ऐसे भौतिक जो आधार है वो अभी अस्तित्व में है। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश के भौतिक जो संरचना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए। ठीक है, मध्य प्रदेश को बेसिकली तीन भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है मध्य उच्च पठार। ठीक है, दूसरा है हमारा बघेलखंड का पठार, और तीसरा है हमारा सतपुड़ा श्रेणी। यानी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति ये 3 भागों में बांटी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी हुई है, तो वो है 3। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य उच्च पठार में भी 5 ऐसे पठार है जो इस मध्य उच्च पठार का स्वरूप निर्धारित करते हैं। बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड है, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी 3 भागों से या 3 श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है। बात करें हम पश्चिम में तो राजपीपला की श्रेणी, मध्य की बात करें तो मध्य में महादेव पर्वत श्रेणी, बात करें पूर्वी में तो पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं ताकि आपको इसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी कि मध्य उच्च पठार में कितने पठार है, यानी मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, और बघेलखंड का पठार किस दिशा में है, सतपुड़ा श्रेणी किस दिशा में, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम मैप बना लेते पहले। ठीक है, जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमें मैप बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा मैप से। ठीक है, लगभग हमारा मध्य प्रदेश बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसमें जो भौगोलिक स्थिति इसका विस्तार हुआ है, तो हम इसका वर्णन करते हैं कि ये सारी तमाम चीज़ें किस जगह पर है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं मैप के द्वारा। ये हमारा मध्य भारत का पठार, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार, ये हमारा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ये हमारा बघेलखंड का पठार। ठीक, यहाँ से हम देखें तो ये है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये है नर्मदा सोन घाटी, और ये मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार। ठीक है, ये रीवा पन्ना का पठार,
ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार, इसे पूर्वी पठार भी बोलते हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये हमारा सतपुड़ा श्रेणी, ठीक, ये मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो ये 5 हमने 5 भागों में इससे मध्य प्रदेश को बांट दिया। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। ये आप मैप, ठीक है, बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार किस में आता है? हमने देखा है मध्य उच्च प्रदेश में। ठीक है, हम साइड से एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि हम जितने पठार पढ़ेंगे यहाँ पे लोकेशन ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत का पठार। ये हमारा मध्य भारत का पठार। ठीक, ये हमारा मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या चीजें, ठीक है, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, निर्माण इसका हुआ है विंध्य सेल, यानी विंध्य सेल की जो चट्टान है उससे इसका निर्माण हुआ। आपने पढ़ा होगा विंध्य सेल, कडप्पा सेल आदि यानी प्राचीन चट्टानें, गोंडवाना सेल की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें। तो ये चट्टानों का क्रम भी धीरे धीरे समय के साथ इनका निर्माण होता जाता है। इनके अपक्षय अपर्दन के कारण इनका निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो जो ये मध्य भारत का पठार है इसका निर्माण विंध्य सेल समूह से हुआ है। ठीक है, किससे? विंध्य सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। हम चट्टान और मिट्टी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तब इनको हम बारीकी से समझ लेंगे। अभी फिलहाल आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, विंध्य सेल से इसका निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल देख लेते हम कि कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ में ये जो है पार्ट है राजस्थान, इसमें भी फैला हुआ। लेकिन हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश वाला इसका क्षेत्र हम देखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर परसेंटेज की बात करें मध्य प्रदेश में इसका कितना परसेंटेज है, कितनी हिस्सेदारी है, तो वो है 10.68, यानी इतने प्रतिशत हिस्से पर, मतलब मध्य प्रदेश के टोटल परसेंटेज में इसका 10.68% अस्तित्व में है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका हम देखते हैं जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है, यानी यहाँ पर जलवायु और जो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किस टाइप की जलवायु, फसलों के लिए और भी मतलब जलवायु यहाँ की वर्षा, इस जलवायु से क्या वर्षा होती है, यहाँ पर फसलें कैसे पैदा होती है,
ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। जलवायु हम देखते हैं, यहाँ पर है महाद्वीपीय जलवायु। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु। अब आपको पता होना चाहिए महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं। साइड से आप लिख लेना हेडिंग डाल के। महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। बेसिकली महाद्वीपीय जलवायु उसे कहते हैं यानी वर्ष भर में तापांतर में अधिक अंतर हो। सीधी सी भाषा में समझे तो प्रतिवर्ष तापमान में अधिक अंतर, यानी गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक ठंड पड़ती हो, वो होती है महाद्वीपीय जलवायु। अब इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जिस भी भूखंड, यानी ये कोई सा भूखंड, यह भूखंड किसी भी जल राशि क्षेत्र, यानी जो आसपास का मतलब इसके आसपास किसी भी प्रकार का जल राशि के जो बड़े बड़े समूह स्थल है, यानी ना इस स्थलखंड से समुद्र लगता हो या ना इसके पास में कोई सा जल का बड़ा सा कोई यूँ कह सकते हैं कि जल कुंड हो, ठीक है। और इस जल कुंड की कमी के कारण ही इस जो भूखंड है, इस भूखंड में क्या होता है, तापांतर में अधिक अंतर होता है, यानी गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। और वो इस ऐसी जलवायु को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। मैं लिख देता हूँ इधर से सिंपल भाषा में कि महाद्वीपीय जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ष के तापमान में अंतर को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। नोट कर लेना आप। ठीक है, तो महाद्वीपीय जलवायु समझ आपने। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की इधर मध्य भारत की नदियाँ, यानी इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से मुख्य रूप से चंबल नदी, काली सिंध, काली सिंध के बाद में शिप्रा, पार्वती आदि, ऐसी कुछ नदियाँ जो यहाँ पे प्रभावित होती है। राजस्थान की नदियाँ भी इसमें आती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश समझ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की नदियाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और इन नदियों के गुजरने से, प्रभावित होने से यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। और इन अपरदन के कारण क्या होता है, ये नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, इसके द्वारा आगे जाकर मिट्टियों का जमा होता है। और ये जमाव होने के कारण मिट्टी किस मिट्टी का निर्माण होता है, वो होता है जलोढ़ मिट्टी का। तो ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता है कि बहुत अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा रहती है, ठीक है। और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है। भारत में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ये कहाँ पर पाई जाती है, मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्षा। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा औसतन 75 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है, यह औसतन वर्षा है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है इसमें, भिंड। यह जिला यहाँ पर है भिंड। भिंड की एक जगह है गोहद, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। यानी मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा, गोहद। कहाँ पड़ता है ये, भिंड में। और कितनी वर्षा होती है यहाँ पर, यहाँ पर होती है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फसल कि यहाँ की मुख्य फसल क्या है, उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में यहाँ फसल होती है, यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा गेहूँ, ठीक है। गेहूँ सबसे ज़्यादा मुख्य फसल के रूप में होती है। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर तो सरसों, ठीक है। ये दो फसलें मुख्य रूप से यहाँ पर पैदा होती है, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें कितने जिले आते हैं, क्योंकि हमें इसमें ये भी पता होना चाहिए कितने जिले आते हैं, ठीक है। तो हम जिले देख लेते हैं कि मध्य भारत के पठार में कितने जिले आते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं सबसे पहले भिंड, उसके बाद हम देखते हैं मुरैना, फिर देखते हैं हम ग्वालियर। ग्वालियर का कुछ भाग आता है इसमें। बात करें फिर श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी का पूर्वी भाग, सॉरी पश्चिमी भाग, ये जो शिवपुरी, शिवपुरी का पश्चिमी भाग, ठीक है। फिर गुना, राजगढ़, राजगढ़ का क्या उत्तरी भाग, ये राजगढ़ का उत्तरी भाग। फिर मंदसौर और नीमच, ठीक है। ये प्रमुख जिले जो मध्य भारत के पठार में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे इसमें खनिज के इस जगह पर कौन कौन से प्रमुख खनिज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज में हम देखते हैं यहाँ पर है चूना पत्थर, ठीक है। एक और है यहाँ पर है इमारती पत्थर, थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये हमारा कंप्लीट होता है मध्य भारत का पठार। और आगे के लेक्चर में हम देखते हैं मालवा का पठार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।